नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार बाढ़ से पहले से ही बेहाल है, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बात यदि कानून व्यवस्था की करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कुछ महीनों से सुर्खियां बटोर रहा है। हम इस पर कई बार डिबेट भी कर चुके हैं। अब सरकार कहती है कि वो कोशिश कर रही है, कोशिश कर भी रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर अच्छा खासा समय भी दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ अपराध जरूर बढ़े हैं और कुछ में कमी भी आई है। मुख्यमंत्री ने कई फैसलों की भी जानकारी दी ताकि कानून व्यवस्था मजबूत हो। अब ऐसा लगता है कि अपराधियों को डर ही नहीं है, बल्कि वो मानव शासन को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। छपरा, वैशाली, आरा, ये 3 जगहों से मॉब लिंचिंग की खबर आ गई। बगहा में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी पटना सिटी से लूट की घटना की खबर आ गई। जाहिर तौर पर यह खबरें कानून व्यवस्था को धता बता रही है। अपने खास पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। छपरा में मॉब लिंचिंग में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। बनियापुर थाना क्षेत्र में पशु चोरी के आरोप में गांव वालों ने 3 लोगों को पूरी तरह पीटा, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल जाने के क्रम में दम तोड़ दिया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। पैगंबरपुर के रहने वाले नौशाद आलम कन्होली के राजू नट और विदेश नट के साथ पशु खरीदने जा रहे थे। तभी गांव वालों ने उन्हें देख लिया और पशु चोर समझकर पिटाई शुरू कर दी। इस वजह से नौशाद और राजू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोग ले गया था, ये लोग 2 आदमी भैंस ले आने के लिए। अभी रास्ते में भी था, वो लोग आगे जाना था। हाँ, वहाँ ये लोग घेर करके ये लोग मारे। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रदेश में अपराध में वृद्धि हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कई दूसरे अपराधों में कमी आई है। उन्होंने घटना पर लगाम लगाने के लिए थाना स्तर पर सीओ और थाना प्रभारी के सप्ताह में एक बार बैठक की बात कही थी और हर थाने में एक थाना प्रबंधक की नियुक्ति की बात भी की थी। लेकिन सवाल ये है कि उनके सख्त रवैये के बावजूद भी ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? सहारा समय के लिए छपरा से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि प्रदेश में अपराध में वृद्धि हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कई दूसरे अपराध में कमी भी आई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा थाना स्तर पर सीओ और थाना प्रभारी सप्ताह में एक बार बैठक करेंगे। अब हर थाने में एक थाना प्रबंधक की नियुक्ति भी की जाएगी। ये एक-एक चीज का विश्लेषण करके हम लोगों ने देखा है, तो इस तरह से आप देखिएगा कि कई प्रकार की घटनाओं में कमी, कई प्रकार की घटनाओं में वृद्धि, ये सब चीजें है। अब इसके बारे में क्या किया जाए? अब हम लोगों ने जो काम शुरू किया है, इसके लिए एक तो पूरा का पूरा पूरे बिहार में किस तरह के कांड, उसके बारे में मैंने बता दिया, उसका एनालिसिस करें, क्या इसका रास्ता निकलेगा, इसके बारे में सोचिए। इन सब चीजों के अलावे हम लोगों ने क्या तय किया? हम जो पुलिस एक्ट 2007 में हम लोगों ने बनाया, नया पुलिस एक्ट, उसमें ही ये प्रावधान किया था कि हर थाने में लॉ एंड ऑर्डर का काम और इन्वेस्टिगेशन का काम के लिए अलग अलग टीम रहेगी। तमाम चौकसी के बाद भी मॉब लिंचिंग पर काबू पाने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र का है, जहां महुआ रोड के सुंदर नगर के पास सेंट्रल बैंक के सीएसपी लूटने आए 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीणों ने दोनों अपराधियों को पीट कर अधमरा कर दिया। बेकाबू भीड़ दोनों अपराधियों को काफी देर तक पीटती रही, लेकिन उसे बचाने कोई सामने नहीं आया।
हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को भीड़ से जरूर छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक पिस्टल बरामद किया है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 की संख्या में अपराधी आए थे, लेकिन एक भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। घटना जो है रानीपोखर जो है केंद्र है, उसी में पता चला कि कुछ घटना करने गया था। पता चला जो है तो मार्केट थोड़ा मिला के ले आए। क्लियर पता किया जा रहा है कि जो है क्या घटना करने आया था। अब हम आपको आरा लिए चलते हैं। आरा में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने एक युवक की खूब पिटाई की। लोगों ने पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के सेमलाव गांव की है। पीड़ित युवक विक्षिप्त बताया जा रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर 3 जगहों की तस्वीरें हैं, छपरा, वैशाली और आरा। जरा सोचिए, लोगों की मानसिकता क्यों नहीं बदल रही और क्यों वो कानून से अब नहीं डर रहे हैं। और ये तस्वीर परेशान करती है और सवाल ये उठता है कि सुशासन है क्या। भीड़ ने कानून को जब अपने हाथ में ले लिया तो सवाल प्रशासन पर इसलिए उठता है कि कहीं कानून पर से भरोसा तो नहीं उठने लगा है। क्योंकि इस तरह की हरकतें तभी अंजाम दी जाती हैं जब कानून कहीं कमजोर नजर आता है। सरकार तमाम दावे बेशक कर ले, लेकिन मॉब लिंचिंग की यह घटनाएं समय समय पर बिहार में अक्सर देखने सुनने को मिलती है। समझने की कोशिश करते इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हम उनका पहले परिचय करा दें। पटना स्टूडियो में रामविलास प्रसाद, आप हम के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। ललन सिंह, आप रिटायर्ड कमांडेंट हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में डॉक्टर मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो मुकेश जी, बड़ा सवाल तो सिर्फ ये है कि हम किस नजरिए से देखें, और यदि ये कोई कहता है, अब सवाल पूछता है तो क्या गलत पूछता है, सुशासन है क्या? 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने उठाई हैं। पहली बात कि राज्य अगर है और बिहार जैसा राज्य है जहां काफी बड़ी आबादी है और काफी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के पीछे कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विषमता भी है, तो पहली बात तो संजय जी की किसी भी राज्य की का पहला दायित्व होता है, वेलफेयर स्टेट का पहला दायित्व होता है कि अपने नागरिकों का जान माल की हिफाजत करना, एक अच्छा माहौल रखना जिसमें कि उनकी प्रगति हो सके, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और विकास के पायदान पर चढ़ सके। तब तक ये नहीं हो सकता विकास के पायदान पर चढ़ने वाली बात जब तक कि आप विधि व्यवस्था को पूरी तरह कंट्रोल रखें, उसको संयमित रखें और उसमें कोई बड़ा अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है, जिस ढंग से अभी आप ग्राफ बढ़ रहा है, इसको 2 चीजों से देखा जा सकता है कि ग्राफ अपराध का बढ़ रहा है और पुलिसिंग जो है वो कम होती जा रही है। क्योंकि अगर पुलिसिंग प्रॉपर होगी और इफेक्टिव होगी तो ग्राफ नहीं बढ़ सकता है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को बिहार में दिखाई दे रही है कि सिंडिकेट माफिया का जो नेक्सस, पॉलिटिकल नेक्सस है, वो बहुत ही विजिबल है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में है। उदाहरण के रूप में सैंड माफिया के रूप में आप देख सकते हैं, दूसरे अन्य माफिया के रूप में देख सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग माफिया के रूप में देख सकते हैं, ड्रग माफिया के रूप में देख सकते हैं और कई सारी चीजें हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संजय जी कि कहीं न कहीं पुलिस को अपने को पुलिस रिफॉर्म जिसकी बात अभी मुख्यमंत्री जी ने भी की कि पुलिस रिफॉर्म को इफेक्टिवली लागू किया जाए। पुलिस रिफॉर्म में पुलिस ट्रेनिंग एंड पुलिस वेलफेयर दोनों अहम हिस्सा होंगे जो बिहार में लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। अगर इसको आप टोन अप नहीं करेंगे, अगर डिफरेंट 3 टायर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, जो आरक्षी की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, जो समकक्ष पदाधिकारी हैं जो थाने में रहते हैं, वो या थाना प्रभारी हो या उनके सहयोगी हो, उनकी पुलिस ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं हो या उनको जुडिशियल ट्रेनिंग का ज्ञान नहीं दिया जाए समय समय से, जिसको अपग्रेडेशन ऑफ जुडिशियल नॉलेज कहते हैं, जिससे कि क्राइम कंट्रोल में सुविधा हो सके, केस डायरी ऐसी बन सके कि अपराधी छूट नहीं सके। और तीसरी बात है कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनको स्थानीय लोगों को चिन्हित करते हुए जो वहां के अपराध का माहौल है, उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि मुंगेर और मुंगेर के आसपास में अगर बंदूक फैक्ट्री, अवैध बंदूक का निर्माण हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है, तो किस ढंग से यह वहां फल सवाल कई है, उसको दूर करने की जरूरत। बिल्कुल सही कहा आपने। नवल यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं,
नवल जी, सुशासन है क्या? आज तो यही सवाल है। नमस्ते। सुशासन का मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो। सुशासन का मतलब कि जो गांवों को, गरीबों को, स्कूलों को, किसानों को, ये सारे लोगों को एक चैनल में जोड़ के, जो कभी कल्पना करते थे कि गांव में सड़क बनेंगे कि नहीं, गांव में विधि व्यवस्था ठीक होगा कि नहीं, उग्रवादी मामले जब गांव में सड़क नहीं था तो उग्रवादियों का प्रकोप अधिक था। अब गांव में सड़क बने तो उग्रवादियों का प्रकोप कम हुआ है, रंगदारों का प्रकोप कम हुआ है। तो बिजली से सड़क तक, बाथरूम तक, इसी का नाम है सुशासन, जो सबके लिए सब तरह का विकास हो। आप संजय जी लॉ एंड ऑर्डर पर शायद चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्या हुआ है, चाहे 3 चैनल में बना ले या 9 चैनल में बना ले, जब तक पुलिस को फ्रीडम रहेगा कि रात में सिर्फ चौराहों पर खड़ा होकर उगाही करना है, गाड़ियों को चेक करना है और जो फैमिली वाले हों उनको इंसल्ट करना हो, तो ये सिस्टम को, अब उनका एक दावा है कि शराब माफिया शराब ले जा रहे होंगे, इसलिए सारे पुलिस शराब में चेक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वसूली उसी में ज्यादा है। अभी जो सैंड माफिया के बारे में कहे, सैंड माफिया एक भी नहीं पकड़ाते हैं, इक्का दुक्का जो आदमी आते हैं, जब तक इस पर व्यवस्थित नहीं होगा तब तक वो जो जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की कल्पना कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता है। सर, 15 साल कम पड़ गए क्या इसके लिए? 15 साल परिस्थितियां बदलती है ना। 15 साल, आप कुछ दिन पहले देखिए, शराबबंदी के नाम पर सारे पुलिस शराब वालों को ही खोलने चलते हैं, चाहे वो क्या करते हैं सो आपको भी पता है, हमको भी पता है, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। सैंड माफिया के नाम पर जहां डैम हो रहे हैं, निकाल के सैंड वहां इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके पॉकेट बन गए हैं, उनको कहां जाना है। रोड रोबरी के लिए वो पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, वो मोहल्लों में पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, वो गांवों में पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, वो कहीं चौक चौराहे पर अपना हिसाब किताब से खड़े रहते हैं। उससे लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण नहीं हो सकता है। और देखिए, जब गुप्तेश्वर पांडे जी ऐसा डीजीपी, संजय जी, गुप्तेश्वर पांडे के तरह ऐसा डीजीपी सक्षम पुलिस अफसर के समय में अगर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है तो पुलिस प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है और इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। जब तक रिफॉर्म नहीं होगा और एक एक पुलिस अफसरों के संपत्ति की जांच नहीं होगी, यह भय नहीं होगा, तब तक ये कभी दुरुस्त नहीं होगा। हमने सरकार तो आप ही लोगों को बनाया सर, अब कौन नई सरकार बनाए, किसको बनाए बताइए जो वो कराए। सरकार बनाए, सरकार चेक एंड बैलेंस समझिए। सरकार एक आदमी के मुट्ठी में नहीं होता है। एक दिन हमसे हमारे बच्चा जब छोटा था पूछा कि सरकार का मतलब क्या होता है, तो हमको एक्सप्लेन करने में उतना उसकी क्षमता नहीं थी, आपकी लब्धि कि हम उसको सरकार के बारे में डिफिनेशन बता सके। सरकार बहुत बड़ी चीज है और एक आदमी में चेक एंड बैलेंस है। हम तमाम लोगों को, पुलिस को भी, नागरिक को भी। आपने कई सवाल और अपने आप ही आपने सारे जवाब दे भी दिए सर, शुक्रिया आपका। उसी का नाम सरकार है। ठीक सर। रामविलास प्रसाद जी, विपक्ष की नजर में सुशासन है क्या और सुशासन नहीं है तो कहां जाकर सरकार का इकबाल कमजोर हो रहा है और इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो संजय जी आपसे एक बात अनुरोध करूंगा कि आपने कहा कि कुछ अपराध बढ़े, कुछ अपराध, कुछ शब्द को हटा दीजिए। सर मैंने नहीं कहा, ये नीतीश जी ने कहा है। नहीं, कुछ नहीं। अरे सर, अपराध ये मेरी जुबान की बस शब्द उनके थे। मुख्यमंत्री कल विधानसभा में उन्होंने गृह विभाग के बजट में सारी बातें बताई है। कुछ शब्द को हटा दीजिए। हाँ तो आप हटाइए ना। हाँ, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ जी। कुछ शब्द को हटा दीजिए। वो अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे छोटे भाई नवल जी ठीक ही कहे हैं कि पुलिस जो है सिर्फ चौक चौराहे पर ही दारू का और गाड़ी का चेकिंग और करने से प्रशासन यहाँ नहीं, चोर लुटेरे नहीं पकड़े जाएंगे।
जब राजधानी में दिन दहाड़े चोरी डकैती और मर्डर हो रहा है तो अन्य गांवों और देहातों में क्या होता होगा? अरे मैं तो संजय जी ये कहना चाहता हूं कि राजधानी में सिर्फ मात्र एक मुख्यमंत्री के निवास स्थान महामहिम के निवास स्थान पर ही हत्या मर्डर चोरी नहीं हुआ, न तो कलेक्टर से लेकर थाना के तक सब जगह जाके हत्या मर्डर चोरी डकैती हो ही गया है और चिन्हित हो ही गया। अब बच्चा कहाँ है? अरे शहर राजधानी की स्थिति है तो ठीक ही इन्होंने कहा कि देहात में, शहरों में, जिलों में जो हत्या लाइन ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसमें हमारे जनता जनार्दन को क्या स्थिति होता होगा वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं एक बताऊं संजय जी, आपके इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस चैनल से आगाह करना चाहूँ कि हर साल आप पुलिस के लोगों को अच्छी काम करने के लिए 15 अगस्त को प्रोत्साहित और पुरस्कार देते हैं। इस वर्ष किस उपलक्ष्य में आप दीजिएगा पुरस्कार? अपराध बढ़ाने के उपलक्ष्य में, हत्या की जनसंख्या बढ़ने पर, या चोरी डकैतियों की संख्या बढ़ने पर, या शराब माफियों को बढ़ावा देने के और अपराध में 15 उसको किस आधार पर आप उनको पुरस्कार दीजिएगा? मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। ठीक सर, संज्ञान में मुख्यमंत्री लेंगे, हम उम्मीद करते हैं फिर जवाब आपको अपराध बढ़ने पर देंगे। ठीक सर, हत्याओं पर दीजिएगा, डकैतियों पर दीजिएगा। आपका सवाल जायज है, सरकार को इसमें सोचना चाहिए। ललन सिंह जी, ऐसे तमाम मुद्दे पर संजय जी इस पर मैं कुछ जी आप बोलिए। जी इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक लाइन। जी प्लीज बोलिए। वो जो 15 अगस्त को जो अवार्ड दिए जाते हैं वो बेहतर काम के लिए, और इनका कहने का मतलब कि सारे पुलिस अफसर भ्रष्ट हो गए हैं। सोसाइटी कभी सारे लोग भ्रष्ट नहीं होते हैं। नहीं, बात तो सही है। भ्रष्ट होते हैं और सारे लोगों का सत्यानाश करते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको क्यों नहीं मिलेगा? ठीक सर, ठीक। ललन सिंह जी, कई बार हमने आपको याद किया। अच्छे लोग को मिलेगा। हो गया। अरे सर हो गया, गिरी जाती है रामविलास जी, हो गया। काउंटर को शासन की बात है, व्यक्तिगत विशेष। अरे सर हो गया, समझ गए सर। वो कोई खास व्यक्ति पार्टिकुलर अगर निकल, रामविलास जी प्लीज, अब हो गया सर, हम आपके पास फिर रुक करेंगे। की बात नहीं, हम आपके पास फिर रुक करेंगे। शासन की बात है रामविलास जी, अरे रामविलास जी, हम आपके पास फिर रुक करेंगे। हमारे कार्यक्रम में बारी बारी से लोग बोलते हैं ताकि बिहार उनको समझ सके, सुन सके। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, हमने आपसे पूछ लिया था। ठीक, ललन सिंह जी, दरअसल क्या है कि क्या कहा जाए, सरकार तो हमारी मानती है कि अपराध बढ़े हैं, कुछ में अपराध कम भी हुए हैं अलग अलग सेगमेंटाइज करके, लेकिन माहौल क्या कहता है और जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कामकाज के तरीके हैं, कहीं न कहीं हमें तो सरकार ही लाचार नजर आ रही है। संजय जी, मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस को मैं बात करना चाहूंगा। नौन किशोर बाबू या प्रवक्ता हमने जो बोला है उसमें बहुत दम है। मेरा ये कहना है कि लगातार समीक्षा के बाद भी पूरी राज्य की जो लाइन ऑर्डर, चाहे मॉब लंचिंग में हो, अपहरण में हो, रंगदारी में हो, छिनतई में हो, या जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हत्या की कुछ वृद्धि हो गई है, हो सकता है कुछ चीजों में कमी भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा यह कहना है कि यहां कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है पुलिस डिपार्टमेंट में। जैसे महोदय ने बताया कि पुलिस में सभी लोग भ्रष्ट नहीं है, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर लगातार राज्य की लाइन ऑर्डर इस तरह की गिरती हुई व्यवस्था में जाएगी तो लोगों में सुरक्षा की भावना तकरीबन जो खत्म होता जा रहा है और भी डाउटफुल हो जाएगा। कहते हैं सिक्योरिटी स्टार्ट फ्रॉम डाउट। अगर सुरक्षा की शुरुआत शक से हो रही है तो मेरा एक चीज कहना है, अभी मैं टेक्निकल बात करता हूं। डीवाईएसपी से नीचे जितने भी अधिकारी हैं वो अपने थाना क्षेत्र के लोगों को कैसे नजर रखते हैं, उनकी ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग कैसे होती है। मानता हूं अनुसंधान अलग और विधि व्यवस्था के इंस्पेक्टर साहब अलग, लेकिन यहां भी तालमेल चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा समस्या होगा। क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सर्विस में 35 साल सर्विस किया है, दोनों एक ही रंग के लोग होंगे और विधि व्यवस्था और अनुसंधान जब काम करेगा तो पैरेलल जरूर चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं उनके कामों में टकराव भी होगी। जो मैं बात बता रहा हूं, ब्रीफिंग, अब मैं बताता हूं, पेट्रोलिंग
जब मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार बताया कि पेट्रोलिंग अगर बढ़िया हो तो 50% समस्या दूर हो जाती है, तो मैं बताता हूं पेट्रोलिंग कई तरह के होते हैं जो पुलिस में इस्तेमाल हो सकते हैं। रेकी, प्रोटेक्टिव और कैमोफ्लाइज एट रैंडम और टारगेट पेट्रोलिंग। अभी कुछ जगहों पे शुरू हो गया है टारगेट पेट्रोलिंग और कैमोफ्लाइज पेट्रोलिंग। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूं, अगर आनंदपुरी में अगर छिनतई का कांड बढ़ रहा है तो उस इलाके में एट रैंडम पेट्रोलिंग दिए हुए समय पे हमारा ब्रीफिंग होगा कि सर इतने समय में आप एक धावा बोलेंगे और इस पूरे इलाके को कॉर्डन करेंगे, और वहां जितने भी ऐसे लोग मिलते हैं अवांछित लोग, उनको आप पकड़ के लाए, उनसे हम इंट्रोगेशन करेंगे और उससे कुछ परिणाम हमको ओरिएंटेड मिलेगी। इस तरह का ब्रीफिंग हमारे ऑफिसर करते हैं कि नहीं? आप अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई सजेशन दे सकते हो तो दो। हो सकता है कि हम उतने बड़े रैंक के डीजी नहीं रहे हुए हैं, लेकिन हमें अपने काम की एक्सपीरियंस है। मैं फैकल्टीज के तौर पर रहा हूं, मुझे अगर मौका मिले तो मैं पहले यही बताऊंगा कि पहले इनको ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग इन सीनियर अधिकारियों को करने का सबक होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आपके विश्लेषक साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा बेस है। अगर वो नहीं होगा तो ये आए और 10 के लिए 6 सिपाही भेज दिया, सिपाही को क्या काम है उसको पता नहीं चलता। एट रैंडम पेट्रोलिंग, कैमोफ्लेज पेट्रोलिंग, हम सिविल ड्रेस में जाएंगे और स्कूल इंटर्न में जाएंगे और वहां अगर कोई लड़का बैड एलिमेंट्स मिलता है तो उसको लेके आएंगे, उसको मारपीट नहीं करेंगे, उससे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है अब हमारे प्रशासन को टेक्निकली सुधार करना पड़ेगा, केवल पेट्रोलिंग अनुसंधान। हालांकि ललन जी दरअसल कल हाउस में परिणाम नहीं होगा, इसके अंदर ट्रेनिंग। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ऐसी मिलती जुलती कई बातों का जिक्र किया है। उसमें तकनीक का भी जिक्र है, उसमें पेट्रोलिंग का भी जिक्र किया है, और हमने जब समय शिखर में ही कार्यक्रम को इस मुद्दे को उठाया था तो पेट्रोलिंग को लेकर कई चर्चा हुई थी। तो लगता है कि शायद मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और हाउस को ये कहा है कि अब पेट्रोलिंग हर जगह कराई जाएगी और इस दिशा में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो बहुत सारी बातें अब सीसीटीवी लगाने का फैसला लिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि हम इतनी देरी से ही एक फैसला क्यों लेते हैं? छोटी छोटी चीजें जो आम इंसान को दिखती है, हमारी सरकार और सिस्टम को बहुत देर से नजर आती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्पीडी ट्रायल तक नहीं हो पा रहा है जिस बिहार में, तो खौफ कहां से बढ़ेगा अपराधियों पर? अपराधी बेखौफ हो रहे हैं नवल जी। जिस स्पीडी ट्रायल का जिक्र हम कर रहे हैं, जब 2005 में एनडीए की सरकार आई थी, उसके बाद स्पीडी ट्रायल के जरिए जब सजाएं मिली थी, तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि उस वक्त बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसा हुआ था। स्पीडी ट्रायल तो न्यायालय को करना है, पुलिस पदाधिकारी को स्पीडी ट्रायल नहीं करना है, सरकार को स्पीडी ट्रायल नहीं करना है, और सरकार को सबको मिला के चलना पड़ता है, देखना पड़ता है। और देखिए ऐसा नहीं है, सरकार नियंत्रण करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस भी अपना कम नहीं दिखलाती है, पुलिस भी बहुत साथ दिखलाती है। जैसे कल महिला उला को मार दिया, वो प्रदर्शनकारी आया था। देखिए पढ़ा लिखा आदमी आ जाए तो कितना दबंग बनती है पुलिस, अपराधी के सामने बिल्ली बन जाता है। आप बगल में ये अगर गाड़ी चेक करना हो, आप रात में फैमिली के साथ जा रहे हो तो देखिए आप तो कैसे जैसे आतंकवादी पकड़ा गया, इस तरह के बिहेवियर करते। पहले पुलिस को कॉपरेशन लेने के लिए बिहेवियर में चेंज करना जरूरी है। जो जनता का विश्वास पुलिस से खत्म हुआ है, पुलिस और सांप को देख के आदमी उतना ही घबराता है जिसे लगता है उसका प्राण निकल जाएगा। जिस तरह से सांप के देख के नर्वस हो जाता है, पुलिस के आचरण को भी देख के आदमी उतना ही नर्वस होता है। पुलिस को पहले जनता को कॉन्फिडेंस में जब तक नहीं लेगी, वो विश्वास नहीं पैदा करेगा, तो अपराधियों के मामले में अपराध का सवाल है आपका, ये सब बात तो हम लोग जान ही रहे हैं। होने के मामले में कभी उसके पास ये सब सवाल किस पर है जा सकता है? सर ये सब सवाल किस पर है? अब यहां तो आप ही लोग सरकार में है, तो सवाल खुद पर कर रहे हैं क्या? जहां सवाल आप कर रहे हैं, हम लोग सदन में आए दिन बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो सर तो अभी तक दिख क्यों नहीं रहा है जनता को? हम लोग सरकार के आंख हैं,
अरे सर दिख रहा है तो सब एक ही दिन थोड़े हो जाता है। यह राज्य उतना संपन्न नहीं है जितना अब तत्परता से सोच रहे हैं। सर यहाँ स्कूलों का समस्या, गरीबों का समस्या, बाथरूम का समस्या, रोड का समस्या, बिजली का समस्या, महिलाओं के आबरू बचाने का समस्या, बहुत चीज पर सरकार ने नियंत्रण किया है। और जब आप लोगों की नजरें इनायत हुई है तो इस पर भी सरकार रिफॉर्म करके लाएगी और नियंत्रण होंगे, स्पीडी ट्रायल भी होगा, पुलिस भी सहते जाएंगे और अपराधी भी सहते जाएंगे। ठीक। मुख्यमंत्री ने क्या कहा जरा सुनवा दो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बढ़ रही लूट की घटनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में लोग नगद राशि के साथ भ्रमणशील हुए हैं, इसके चलते लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। के मामले में संख्या बढ़ी है। अब लूट के मामले में जो संख्या बढ़ी 2018 के 5 महीने में 715 और 2019 के 5 महीने में 860, तो लूट की मामला संख्या गड़ी है। बड़ी संख्या में लोग नगद राशि के साथ भ्रमणशील होते हैं। आज जो गड़बड़ करने वाला है उसकी नजर इन चीजों पर रहती है, देखा कि अकेले जा रहा है तो फट से लूट लिया। तो उसका कारण है कि अब रूरल एरिया में भी इतनी गतिविधियां बढ़ी है। बैंक की शाखाएं, पोस्ट ऑफिस, ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की पहुंच के कारण ये जो नगद का एक जगह से दूसरे जगह जाने का ज्यादा सिलसिला शुरू हो गया है। तो मान लीजिए अब आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, सुविधाएं दी जा रही है, तो इसमें कुछ वृद्धि आई है। इसका विश्लेषण में यही पता चल रहा है। मुकेश जी, जरा आपका विश्लेषण चाहूंगा। ये मुख्यमंत्री का ये तर्क वाकई बहुत गंभीर तर्क है या फिर सरकार के कामकाज पर सवाल है? नहीं, जब कोई भी सरकार संजय जी जब वो कटघरे में आती है और विशेषकर जो विधि व्यवस्था का मामला है, क्योंकि विधि व्यवस्था का मामला सबसे सर्वोच्च जो ऐसी समस्या है राज्य के लिए, सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है, जो आम आदमी से लेकर खास आदमी सभी उससे प्रभावित होता है। तो कहीं न कहीं कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके विशेष जो उनके डीजीपी साहब हो या उनके चीफ सेक्रेटरी साहब हो, सभी लोगों को कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ता है, कोई एक सोच निकालनी पड़ती है कि किस ढंग से अपने राज्य की जनता को, अपने लोगों को ये बताएं कि नहीं, हमारी स्थिति ठीक है और सारे हमारी परिस्थितियां आने वाले समय में सुधर जाएंगी। ये कुल मिलाकर वही तर्क है कि अभी हमारी स्थिति बिगड़ी है, लेकिन आने वाले समय में इसमें काफी सुधार आएगा। हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सोच में जाने की जरूरत नहीं है। ये उस ढंग का तर्क दिखाई दे रहा है संजय जी। लेकिन जो स्थितियां बिहार में काफी तेजी से उभर के आ रही हैं, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि माफिया, एक जो हुआ कि नॉर्मल क्राइम जिसकी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि चोरी की संख्या बढ़ गई, माफिया पर तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं साहब। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट माफिया को देखें और ट्रांसपोर्ट माफिया के बिहेवियर को देखें तो सासाराम के जोन में जहां एनएच जाता है वहां एक थाने के प्रभारी आरटीओ ऑफिसर बन के गाड़ियां पकड़ के दूसरे थाने की से गाड़ियां पकड़ के उसका नंबर बदल के अपने थाने में रखते थे। और अगर ये नेक्सस था तो इस पे पहले भी कार्रवाई हुई थी। उस इलाके के जो आईजी थे उन्होंने पूरी इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य के राजस्व को कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ का इससे घाटा होता है केवल उस जोन में। और वो काफी अच्छे पदाधिकारी थे, बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, बड़े जाने माने पुलिस ऑफिसर थे, अभी बिहार में नहीं है। तो ये इस ढंग का ट्रांसपोर्ट माफिया एग्जिस्ट करता है। टेंडर माफिया के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। टेंडर माफिया से कितनी हत्याएं हुई हैं, ऑफिस के सामने में हत्याएं हुई हैं, पुनाई चेक में हत्या हुई है, इससे भी सभी लोग वाकिफ हैं। रियल एस्टेट माफिया जिस ढंग से बिहार में और पटना में और दूसरे पटना के बिहार के बड़े शहरों में पनपा है, जिस ढंग से हत्याएं हो रही हैं, अभी आपने देखा कि 3-4 हत्याएं 1 महीने में हुई हैं पटना में, तो रियल एस्टेट माफिया उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सैंड माफिया का हम जिक्र कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो हथियारों की अवैध तस्करी हो रही है और बिहार उसका मुख्य केंद्र है, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दुखद है, जिसके बारे में चिंता नहीं की जा रही है। आपके हथियार देश में के दूसरे राज्यों में नहीं संजय जी, विदेशों में जा रहे हैं। बांग्लादेश में अपराध हो रहे हैं तो नेटवर्क जो है वो बिहार से जा रहा है, विशेषकर उसका केंद्र बिंदु मुंगेर, नवादा और उसके आसपास के जिले हैं। तो ये जो अपराध की इतनी बड़ी पनपती हुई फैक्ट्रियां वहां पे हैं, तो क्या इसको इंगित नहीं किया जा सकता, इसको चिन्हित नहीं किया जा सकता, इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? और लंबे समय में कार्रवाई नहीं हो रही है। इच्छा शक्ति की कमी है। पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी एक बहुत बड़ी बात है कि जहां आप जाएंगे थाने में अपने ढंग के अधिकारियों को
वहां पर पोस्टिंग कराना, ये जो वहां के पदाधिकारी हों अच्छे हों, तो ये कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वो एमएलए का ये काम है, वहां एमएलसी का काम है, वहां एमपी का काम है। तो ये काम एमएलए एमएलसी का नहीं है कि ऐसे पदाधिकारियों को ले जाए जो उनका तो भला करें लेकिन नागरिकों का अहित करें। ठीक, कुछ और बयान सुनाते हैं, फिर हम बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। विधि व्यवस्था बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थानों में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए अलग अलग टीमों के गठन की बात कही। साथ ही उन्होंने थाना अध्यक्ष के नीचे अनुसंधान करने के लिए 2 प्रभारी की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी सबके सामने प्रस्तुत किया। हर थाने में लॉ एंड ऑर्डर का काम और इन्वेस्टिगेशन का काम के लिए अलग अलग टीम रहेगी। अभी क्या होता है, थाना में जो भी है वो लॉ एंड ऑर्डर का भी देखने के लिए जा रहा है, और वही में कहीं क्राइम हो गया तो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, तो कोई काम ठीक से होता नहीं है। जितने क्राइम रिकॉर्डेड होते हैं, एफआईआर होता है, इन्वेस्टिगेशन जितना तेजी से होता है नहीं हो पाता। अब प्रत्येक थाने में थानाध्यक्ष के साथ साथ अनुसंधान इकाई का, सिर्फ एक थाना प्रभारी नहीं, उसके नीचे 2 रहेगा। एक के साथ अनुसंधान इकाई के प्रभारी के रूप में अपर थानाध्यक्ष अनुसंधान, और विधि व्यवस्था इकाई के रूप में अपर थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था। थानाध्यक्ष, उसके नीचे 2 अपर थानाध्यक्ष, एक देखेगा अनुसंधान, दूसरा देखेगा विधि व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने राज्य में महिला पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी की तारीफ करते हुए उनकी सुविधाओं पर भी ध्यान देने की बात कही। इसके लिए हर थाने में महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाने का आदेश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन थानों में महिलाओं के लिए सुविधाओं का अभाव होगा वहां महिला पुलिस की नियुक्ति नहीं की जाएगी। राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसके लिए सभी थानों में शौचालय आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अभी तक 659 थानों में महिला शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 93 थानों में महिला शौचालय के लिए थानाध्यक्ष को राशि भेज दी गई है, जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस बारे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से शौचालय और स्नानागार उपलब्ध नहीं है, उन प्रतिष्ठानों में, थानों में महिला पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों का पदस्थापन ही नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं विपक्ष क्या कह रहा है और सत्ता पक्ष क्या कह रहे हैं। कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुनाते हैं। पूरे बिहार का विधि व्यवस्था ऐसा चरमराया हुआ है जो कि कहने में और बिहार के बाहर जाने में हम लोगों को लाज और शर्म लगता है। लेकिन यह न्याय के साथ विकास कहने वाले व्यक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुलेआम जो है ऐसा बोलते हैं कि सुशासन है और कहीं जो है विधि व्यवस्था खराब नहीं है। उनके सामने न कल विधि व्यवस्था पर भाषण दे रहे हैं। पूरे राज्य में उनके प्रशासन तंत्र को जो है सतर्क रहना चाहिए। उसी समय में जो है 3-3 लोगों का मॉब लिंचिंग किया जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था कोई नहीं है, बिहार के जनता को देखने वाला कोई माय बाप नहीं है, और सरकार रोज अपनी पीठ को अपने से थपथपाने का काम करती है। इनको सरकार और मैंडेट मिला है कि लोग के जान माल, विकास के अलावे जान माल की रक्षा भी करें, लेकिन ये सरकार जान माल की रक्षा नहीं कर रही है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। रोज बलात्कार हो रहा है, रोज हत्या हो रही है। कल छपरा में मॉब लिंचिंग जो है 3 आदमी की हत्या हो गई और सरकार खामोश है। आज हम लोगों ने इस मामले को उठाया था सदन में, लेकिन सरकार कोई भी जवाब देने से मना करती है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये आप लोग सभी देख रहे हैं। और खासकर जिस तरह की छपरा में घटनाएं हुई है, ये एक पहली घटना नहीं है। लगातार आप पिछले साल में देख रहे हैं, लगातार कई घटना, और ये घटना, इस तरह की घटनाएं क्यों कब होती है? जब कहीं न कहीं
एक आक्रोश, जनता में एक आक्रोश तो सरकार कहीं सुस्त अवस्था में नहीं है, प्रशासन सुस्त अवस्था में नहीं रहती है। घटना घटने के बाद अंजाम को तुरंत ये करता है और मैक्सिमम सब प्रयास करती है कि घटना का अंजाम ना हो। चूंकि अलग अलग प्रकार से जब देखेंगे कि हत्या का प्रकार का अलग है, जिसमें कमी आई है, लूट का है, चोरी का है, दंगा का है, तो बहुत सारे आंकड़े का अलग अलग खेल रहते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, जो दिखाई भी देता है और कृतित्व में भी है, कि सरकार और प्रशासन बहुत तटस्थ भाव से त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को तुरंत पकड़ने का काम करती है और जो यथासंभव का विषय है वो भी होता है। एक खबर और दिखा देते हैं आपको, छोटी सी खबर है लेकिन बहुत गौर करने वाली खबर है। पटना सिटी में अगमकुआं थाना क्षेत्र के नंदलाल छपड़ा के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 4 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर इस घटना को अंजाम दिया। बैंक मैनेजर निपेंद्र कुमार अपने सहकर्मी के घर से समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 4 लोगों ने पिस्टल के बल पर सोने की चेन, घड़ी, मोबाइल और पर्स लूट लिए। इसकी तस्वीरें इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। पीड़ित ने अपराधियों की गाड़ी का नंबर भी पुलिस को दे दिया, लेकिन शिकायत दर्ज बहुत देर के बाद हो पाई। इसके बाद मीडिया के दबाव डालने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। बगहा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस नेता मोहम्मद फखरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रामनगर के छवघरिया गांव की है। कांग्रेस नेता मोहम्मद फखरुद्दीन को अपराधियों ने फोन कर घर से बाहर बुलाया और बाहर आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फखरुद्दीन को 3 गोली लगी। परिजन आनंद फानन में उन्हें रामनगर पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद फखरुद्दीन लंबे समय से चंपारण की राजनीति में सक्रिय थे। रामनगर और नरकटियागंज से कई बार कांग्रेस और आरजेडी की टिकट पर वे चुनाव भी लड़ चुके हैं। फिलहाल वे पंचायत का काम देख रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी रामनगरिया पंचायत की मुखिया है। मोहम्मद फखरुद्दीन दबंग नेता माने जाते थे। हत्या के बाद इलाके में तनाव है, लोग उनके गांव में जुटने लगे हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हत्या के विभिन्न पहलुओं पर जांच भी हो रही है। रामविलास जी क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री के तमाम बयान और ये घटनाएं, उस पर सरकार की अपनी योजनाएं, सरकार का अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है जिसका जिक्र उन्होंने किया, तो क्या माना जाए कि सरकार यदि से जो जिक्र उन्होंने किया है मुख्यमंत्री ने वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर अपराध कम होगा? संजय जी, अभी आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना। अभी हमारे छोटे भाई जी ने कह रहे थे कल शिक्षक लोगों का जो आंदोलन था, तो नल्ली में बेचारे शिक्षक गिरे हुए थे और 2 हाथ लाठी पे चल धूल लोग लाठी से उसे धूल रहे थे। जो कानून के नियम जिसको सर पर नहीं मारना था, पुलिस मैनुअल के हिसाब से उनके माथा पर नहीं मारना है और उसको नीचे मार। कितने मेरे शिक्षक भाइयों को सर फोड़ दिया गया मार के। अभी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि जिस थाना में जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं रहेगा, वह महिला पुलिसकर्मी का पदस्थापन ही नहीं करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस थाना में अगर शौचालय नहीं हुआ, शौचालय बना के वहां महिला थाना पुलिसकर्मी का पदस्थापन हो? ये कौन व्यवस्था है भाई? नहीं, उन्होंने मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। आप हर गांव में आप एक व्यवस्था थोड़ा करेक्ट कर दूंगा। हर गांव में घर में शौचालय की आपको थोड़ा करेक्ट शौचालय बनाया जाए। रामविलास आपको थोड़ा करेक्ट और शौचालय बनाने पर अब दबाव भी डाल रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमने 600 समथिंग का जिक्र किया कि शौचालय निर्माण कराया, कुछ रह गया है। जब तक वहां पूरा नहीं होगा तब तक महिला पुलिसकर्मी की वहां पर बहाली नहीं की जाएगी, वहां तबादला नहीं किया जाएगा, उन्होंने ये कहा है। तो इसको इस रूप में समझिए, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये बात जरूर है कि सरकार को मतलब इतने कम शौचालय बनाने में इतना वक्त लग गया। 15 साल वाली व्यवस्था की आप नहीं, 15 साल आप एक सप्ताह में 12,000 रुपया देते हैं ग्रामीणों को बनाने के लिए। थाना में बनाने के लिए आप उसको 6,000 रुपया जो है बीडीओ साहब के जाते जाते उसका हालत खराब हो जाता है। अभी आप भागलपुर में देखे होंगे
कि के 3 दिन में हमारे गणेश यादव थे, फिर इसके बाद गणेश यादव महिला होती और एक पीएचडी में काम करने वाले थे कर्मचारी वाले यादव साहब, एक ही दिन में 3 हत्या भागलपुर में एक ही एट ए टाइम कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में हमारे मुखिया जी जो थे उसको दौड़ा दौड़ा के 10 गोलियां मारी गई। बेगूसराय में आपने अभी ने कहा, दिखाया अपने चैनल पर कि बेतिया में कांग्रेस के आदमी, जब दिन में ये हाल है संजय जी, तो अब आप रात में क्या आशा कर सकते हैं इस सरकार में? मेरी माता बहनें, मेरी बहुओं को आपने बहुत पहले देखा होगा, आप कहते थे कि मेरी माता, यही मुख्यमंत्री जी नीतीश जी कहते थे कि मेरी माता बहनों अब रात में सब्जी लाते घूमती है, अब कोई प्रशासन से कहीं कोई डर नहीं है, इसलिए इनको कुशासन बहाल किया गया। अब दिन में हत्या अगर हो रहा है, कोई माता बहनें नहीं निकल सकती है, कोई पब्लिक नहीं निकल सकता है, इनको कुशासन के जगह पर कौन सा नाम दिया जाए? ठीक, पटना की सड़कों पर तो बताइए। मैं समझ गया सर, अब हो गया। ललन सिंह जी, दरअसल क्या है, पटना की सड़कों पर हम आप जब चलते हैं तो आप देखते होंगे महिलाएं भी सड़क पर चलती हैं, तो अब वो चेन नहीं पहनकर चलती है, इवन अब मंगलसूत्र भी पहनना उनको डर लगता है। तो ये तो इंडिकेट कर ही रहा है ना कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत गिरा है स्तर उसका। और जब राजधानी का ये हाल है, जहां की पूरी सरकार मौजूद है, तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहां पे होते हैं और उनका कंट्रोल भी होता है, तब जाकर इतनी मतलब लापरवाही दिखती है। और दूसरा, सरेआम देर रात एक व्यक्ति लौट रहा हो, उससे लूट हो जाती है पट्टा सिटी इलाके में, और पुलिस एफआईआर बहुत देर से दर्ज करती है, तब जबकि सरकार का ही निर्देश है कि एफआईआर तो में कोई कोताही बरती ही ना जाए। तो क्या बताता है, इशारा किस ओर करता है? संजय जी देखिए, आपने जो बोला है इसमें बहुत दम है। अगर कोई राजधानी के अंदर मंगलसूत्र और चैन पहनना छोड़ दे तो ये दुखद बात है, और ये ऐसा हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। उसका एक कारण है, ऐसा नहीं है प्रशासन एकदम सुस्त नहीं है, सरकार एकदम आंख मूंद के बैठी हुई नहीं है, ये भी मैं मान के लिए तैयार नहीं हूं। मगर मेरा ये सोचना है एज ए यूनिफॉर्म सर्विस, ये कुछ बातें अभी होनी जरूरी हैं। मैं सुधार कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर हमारे जवान जो हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब से नीचे के लोग हैं, वो अगर अपने काम के प्रति थोड़ी मतलब मुस्तैदी कर दें, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि काइंड ऑफ फियर जब क्रिएट हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी ऐसे लोगों को इतना हिम्मत नहीं पड़ेगा कि किसी लेडीज से चैन छीन ले, और ऐसी स्थिति होगी भी नहीं। एक बात है, अगर हमारे इंफॉर्मेशन सटीक हो, एकदम नीड टू नो बेसिस पे हो, तो ये संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अब बेऊर जेल है, उसमें अजय कानू जैसे लोग उसके अंदर बंद हैं, और हमें पुरानी याद है जहानाबाद की। अगर वो इंफॉर्मेशन लगातार फीड हो रही है तो सवाल ही नहीं उठता कि हमारे डीजी साहब को वहां जाने की जरूरत पड़े। वहां के जो अधीक्षक हैं वो अपने तालमेल से उस इलाके को पूरे मुस्तैदी के साथ टाइट रख सकते हैं, उनका इस्तेमाल कहीं और होगा। मैं बताना चाहूंगा कि अगर अपने अपने क्षेत्र को बेहतर ढंग से सुपरविजन किया जाए तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो भी प्रॉपर चलेगी। अब सवाल है कि हमारा एक तबका उठ के चला जाए बेऊर जेल में और पूरी बोरिंग रोड खाली हो जाए। बोरिंग रोड अगर ठीक है तो हमारा लोहानीपुर का इलाका जो यहाँ हॉस्टल बच्चों का है वहां खाली हो जाए। ऐसा नहीं, हमारे सभी थानेदार को जितने भी लोग हैं उन्हीं के द्वारा अपना लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना है। उनको ये बताना है कि आपको स्पेशल कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होगा, सीआरपीएफ बीएसएफ नहीं आ रही है, जब जरूरत होगा तो उसको भी रीइंफोर्समेंट करेंगे। बट आपके पास जितने लोग हैं उसी से आपको अपने क्षेत्र में एस्टेब्लिश करना है। और मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म का सर्विस का आदमी कैसे नहीं करेगा, वो ट्रेनिंग नहीं करता इसी के लिए। सवाल एक ही बात का है, आप देखिए ट्रेनिंग खत्म है। थाने के अंदर जो सब इंस्पेक्टर से नीचे जवान है वो टोपी उतार के, जैसा नवाबाबू ने बताया कि चेकिंग की जरूरत नहीं है, चेकिंग तो अपने आप हो जाएगा। जो हमारी जो मतलब खास चीज है वो लाइन ऑर्डर है, और एक बार अगर हमारी पकड़ काइंड ऑफ फेयर धौस जम गई तो किसी की हिम्मत नहीं है कि यूनिफॉर्म के सामने वो खड़ा हो जाए। यूनिफॉर्म एक हमारा फ्रेंडली होना चाहिए। यह भी है, कोई इंफॉर्मेशन देता है वो भी डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां जाते ही अपने आप में फंस जाऊं। ये सब चीजों को खत्म करने के लिए हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजिंग की जरूरत है, और वो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लगातार समीक्षा कर रहे हैं, हमारे नवल बाबू जैसे लोग समीक्षा लगातार हो रही है, अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं, बस यही तो प्रश्न है साहब। जिन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि आप इन संगठनों के बारे में
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। मैं इससे हट के बोल रहा हूं, अगर उसकी कॉपी टू सीनियर अधिकारी के पास नहीं गया तो किसकी गलती है? हमारे मुख्यालय की गलती है। ऐसा एसपी कैसे वहां पे एग्जीक्यूट हो गया जो स्पेशल ब्रांच में अपने लेवल में अपना कोई पेपर को डिस्पैच कर देता हो? इन सभी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी ड्यूटी कहां होनी चाहिए? ललन सिंह जी, मैं आपको 2 खिलाफ रुक जाएगा इंफॉर्मेशन के। ठीक। नवल जी, दरअसल स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में लाखों शौचालय का निर्माण हो गया और व्यवस्था अभियान के तहत 15वें साल में हम हैं, अभी भी थाना में महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण हो ही रहा है और वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये सुस्त चाल के बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा, जो शिक्षक आते हैं अपनी मांग को लेकर विधानसभा में घेराव करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, उन पर बर्बरतापूर्ण यदि लाठी चार्ज हो तो उसके बाद हम गुड गवर्नेंस को किस तरीके से परिभाषित करें? और तीसरा कि सरकार लगातार समीक्षा कर रही है और अपराध बढ़ रहे हैं, इसको किस रूप में बिहार के नागरिक लें? आप तो एक के मर्द में 4-5 गो गोली बोल, तीन ही गोली है साहब सवाल का। देखिए, पहली बात की जो महिलाओं के लिए शौचालय थानों में बनाना है, पहले महिला की भर्ती नहीं होता था। ये नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को अधिकार दिया है और भर्ती किया है। इसलिए जिन थानाओं में नहीं है शौचालय, उसको बनाने की बात की। ये स्वीकार करना कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, हमारी सरकार स्वीकार करती है। अगर कुछ क्राइम का रेट बढ़ा तो हमारे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, गलथेथरी नहीं किया। इसलिए इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक बात और मैं कह रहा हूं, हो क्या रहा है, चेंजिंग लाना मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था, वो लंबे समय के बाद पुलिस महकमे में या ब्यूरोक्रेसी में, पूरे ब्यूरोक्रेसी में अगर लोकतंत्र को बचाना है और जनता को सुरक्षित रखना है तो पूरे ब्यूरोक्रेसी में चेंज लाना पड़ेगा। इस राज्य के नौकरशाह छोटे से बड़े तक कोई किसी के दबाव में नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी के सामने या मुख्यमंत्री से कनेक्टेड जो अधिकारी है उनके सामने दांत निपोड़ के चमचागिरी करता है और भ्रष्टाचार फैलाता है। किसी को सदन में हम लोग सवाल करते हैं, हम देख रहे हैं जवाब को। जब तक नौकरशाहों को यह फील सरकार नहीं कराएगी कि तुम नौकर हो, मालिक नहीं हो, मालिक इस देश के जनता है, मालिक इस देश के गांव गरीब मजदूर है, जब तक ये फीलिंग पैदा नहीं होगा, नौकर ही मालिक बन बैठा है और मालिक टुकुर टुकुर देख रहा है। यह चेंजिंग करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अब तक तो नहीं हुआ। आज आप गाड़ी से निकले, हम लोग यात्रा में निकलते हैं क्षेत्र में, जहां पर भीड़ लगा रहता, गाड़ियों की जाम रहती है, हम लोग अपने सिक्योरिटी कहते देखो जी पुलिस वाला यहां होगा। पुलिस जहां नहीं रहती वहां ट्रैफिक जाम नहीं होता, जहां पुलिस खड़ा हो गई वहां ट्रैफिक जाम हो गया। गांव में भी आज अपराध जहां ये जो माओवादियों के द्वारा जो किए जा रहे थे, नक्सलाइटों के द्वारा किए जाते थे, आज वहां कम हो गया है, क्योंकि वहां पुलिस के डिप्यूटेशन कम हो गए। अधिक पुलिस जहां रहते हैं क्राइम वहीं अधिक होता है। इस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करने की जरूरत है और जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, नौकरों को मालिक से भय नहीं होगा, नौकर मालिक बन बैठेगा, तो यही होगा। संजय जी, मैं ओपन, मैं तो आप जानते हैं कि हम सच बोलने के लिए और जो मेरे दिमाग में आता है मैं बोलता हूं। नौकर को अगर मालिक बनना है तो उसको कह दीजिए रिजाइन करके आ जाओ जनता की सड़क पर, तुम भी मालिक बन जाओगे। लेकिन मालिक, नौकर ही मालिक बन बैठेगा तो इसी तरह के उपद्रव होंगे और एक भी नौकर साथ चाहे तो सर ऐसे में नवल जी पुलिस महकमे के अलग हो, नवल जी, कोई किसी का सुनने की नवल जी, मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करने की जरूरत है। नवल जी, क्या है ना, आपकी बात इतनी अच्छी लगी हमें कि हम एकदम चुपचाप सुनते रहे, लेकिन ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि सत्ता तो 2005 से मुख्यमंत्री जी के पास ही है और अब हम कौन सा नया प्रयोग करें बिहार?
इतनी सारी बातें 15 साल में नहीं समझ में आई, तो अब क्या आप अलग से क्या हमें बता रहे हैं? 2005 से नहीं, ये आप नहीं, अभी अनियंत्रित हुआ है जब से दारू बंद हुआ है, जब से बालू बंद हुआ है। 5 साल हो रहा है ना, 5वें साल में हम चल रहे हैं। हो गया, लोगों को, अच्छे लोगों को इंसल्ट करने का साधन हो। कौन ठीक करेगा इसको? विचार करने की जरूरत है। कौन ठीक करेगा? और आज भी कौन ठीक करेगा? मुख्यमंत्री जी ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसका संधि विच्छेद करना शुरू कर दिया है, और नीतीश कुमार के डायरी में किसी का माफी नहीं है। ये बात आप संजय जी हमेशा आप समझेंगे। जब मुख्यमंत्री जी ने नजर इनायत कर दिया है तो इनको खैर नहीं होने वाला, इसको नियंत्रण करना ही पड़ेगा। ठीक। संजय जी, एक बात मैं भाई को याद कराना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जिस थाना में दारू पकड़ाएगा उसको उस थाने के चौकीदार से लेकर थाना प्रभारी तक का स्थानांतरण सामूहिक रूप से कर दिया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं इस बात का घोषणा करते कि जिस थाना क्षेत्र में अगर अपराध होता है और वहां ज्यादा अपराध होता है मतलब की, तो वहां के थाना प्रभारी को तू असाधित कर दे, उस जिला के एसपी को हटा दे, उस जिला को डीएसपी को हटाते हैं। इन्होंने ठीक कहा कि उन्होंने जब तक प्रशासन को वो जो अफसरशाही कर रहे हैं उस जनता बल के बीच में नहीं आएंगे, जनता को दर्द नहीं समझेंगे, तो क्या जानते हैं कि जनता का क्या हो। वो तो अपना पुलिस रवैया दिखा रहे हैं, आज जहां जा रहे हैं वो वही तो हाल है। इसलिए मेरा ये मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल से याद कराना चाहता हूं कि जिस तरह का विधि व्यवस्था में उन्हें संज्ञान लिया है, मैं उन बातों को याद करके कि जिस जिला में जिस थाना में किसी तरह बड़ी अपराध होता है तो जो इस तरह का शराबों का कानून जिस पर लागू किया वही लागू इस थाना पर, इस पर मुश्किल कहाँ पर है? मैं ठीक सर, मैं समझ गया सर, प्रशासन में मैं समझ गया, रोक रहा हूँ आपको। उसमें संशोधन करना है, उसमें कड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ ललन सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। मुश्किल कहाँ पर है? मुश्किल जो सवाल हमारा था अब भी वहीं पर है ललन सिंह जी। नवल किशोर यादव जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और बहुत अच्छे सुझाव भी अपनी ही सरकार को दिए भी हैं। इसके लिए तो नवल जी की बेबाकी के लिए नवल जी को विशेष धन्यवाद। लेकिन मुश्किल कहां पर है? मुश्किल अब क्या है कि अगले वर्ष बिहार में फिर चुनाव हो रहा है। अब सारी अच्छी अच्छी बातें इस एक वर्ष में नजर आए तो फिर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। लगता नहीं ऐसा ललन सिंह जी? यदि होता भी है तो संजय जी, नवल बाबू का तो बोलने में मैं इनके साथ बहुत बार डिबेट में रहा हूं, बहुत काबिल तारीफ लोग हैं। एक प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूं। कल जो शिक्षकों के ऊपर, क्योंकि इनका ही विभाग है, ये बहुत अच्छे वकील हैं उस मामले में कि लोगों की सेवा करते हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर में बताई जाती है गोल्डन प्रिंसिपल, कम से कम ताकत का इस्तेमाल करो, मिनिमम फोर्स अप्लाई करो और मैक्सिमम फायदा लो। तो ये डंडे चलाने की जो तरीके हैं उस पर रोक कौन लगाता है? सीनियर अधिकारी। ये जो कल भी हुआ है या उससे पहले भी हुआ है जन अधिकार पार्टी पे, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फायदा ये इसका सिद्धांत अपनाना है। नंबर 2, आपने जो प्रश्न किया बहुत सही है। मैं बताता हूं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को अगर नॉट अप टू द मार्क एनुअलिटी में, तो उनको ऐसा दिखा जाए कि वो सचिव और उससे प्रधान सचिव न बन सके। जो भारत सरकार इसके बारे में जान सोच रही है, ये अफसर किसी भी हालत में डीजी बन जाते हैं, किसी भी हालत में चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं, चाहे होमगार्ड में चले जाएं या अग्निशमन में चले जाएं। नहीं, इनको अगर काम बेहतर नहीं है तो जिस तरह से आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर में उनको खत्म कर दिया जाता है, पैरामिलिट्री में है वो कमांडेंट नहीं बन सकते। इनकी भी एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इनके काम और परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाए। और जहां तक बोलने की बात है, विधानसभा का इलेक्शन जरूर आ रहा है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। मैं तो नवल जी से बोलता हूं, हमारे जैसे फौजी को क्या आप मौका देंगे? आप जैसे लोग दिला सकते हैं, दिलाइए। चलिए देखते हैं सरकार साहब आपकी बात सुन रही हो तो आपको मौका मिले, हमारी शुभकामना है। रखेगा, ठीक सर, की बात तो नहीं करेगा। ठीक सर, नमस्कार। ठीक, एकदम ललन बाबू को हम लोग मौका दिलाएंगे ही ऐसे आदमी की जरूरत है। एक बात इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि पुलिस वाले शिक्षक को बहुत मारते हैं, उस शिक्षक को मार के दिखाते हैं अपराधियों को, और ये जो शराब वाले बालू वाले ये सब जो है
उनको दिखाते हैं कि हम बहुत कड़क हैं, क्योंकि पढ़ल लिखल के आदमी के मारने में, महिला को मारने में कहाँ कोई कठिनाई, अपने पुरुषार्थ को दिखाते हैं और अपराधियों के सामने जाके सरेंडर करते हैं। यही चेंज करने की बात मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अपराधियों के साथ। चलिए सर, चेंज करने की। अच्छा नवल जी बताइए, नवल जी एक सवाल, छोटा सा सवाल। नवल जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की ओर हम जा रहे हैं। ये आपकी सरकार ने आरएसएस पर जासूसी क्यों करवाई भाई? आरएसएस कौन सा आपराधिक संगठन है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी पुलिस अफसर ने, उसकी इंक्वायरी चल रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि इस राज्य के नौकरशाह जो नौकरी करने आए थे वही मालिक बन बैठे हैं और मालिक टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उसी का चेंजिंग करना है कि नौकर हो तो नौकर की हैसियत सर, चुनावी वर्ष में अब हम लोग जाएंगे अगले साल, मालिक नहीं बन सकते हो, यही मुख्यमंत्री जी को बताने की जरूरत है। ठीक, मुकेश जी और लास्ट कमेंट, ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि हम जब जहां खड़े हैं, जहां तस्वीर नजर आ रही है वो वाकई ऐसी नजर आ रही है कि चाहे कुछ भी बुलबुला जैसी बातें व्यवस्था करे, सरकार करे, हमारे माननीय नेता लोग करें। बिल्कुल संजय जी, जब हम विधि व्यवस्था की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उसको एक ही आदमी लागू करता है, वो है आरक्षी। वो आरक्षी हो या आरक्षी अधीक्षक हो जिले में, उसी पे ये लंबित है। राजनीतिक लोगों की बातों से, चाहे वो विधानसभा में बोले, चाहे वो सड़कों पे बोले, चाहे कहीं बोले, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आरक्षी को आप कितनी इज्जत देते हैं, उसको कितना फ्रीडम देते हैं, उसको दबाव में नहीं रखते हैं। उदाहरण के रूप में अगर दिल्ली में पिकेट आप देखते हैं कि पिकेट होते हैं, उस सभी गाड़ियों को गुजरना होता है, तो पिकेट पटना में क्यों नहीं होते हैं? अगर दिल्ली में एक ट्रैफिक कांस्टेबल जो है वो किसी का भी पर्ची काट सकता है, गाड़ी को हटा सकता है, चाहे वो सचिव की गाड़ी क्यों ना हो, तो पटना में क्यों नहीं हो सकता है? आप दबाव की राजनीति जो अधिकारियों पे है, आरक्षी पे है, वो नहीं रखें और उनको फ्रीडम दें और खाकी वर्दी की इज्जत करना सीखें। अगर आप देखें किसी भी राजनेता को देखेंगे, उनके साथ 7, 8, 10 तो कम से कम आरक्षी होते हैं। इस व्यवस्था को आमूल चूल खत्म करना चाहिए। किसी को भी जान माल की क्षति हो तो 1 और ज्यादा से ज्यादा हो तो 2 आरक्षी मिलने की बात होनी चाहिए। ये जो लंबी फौज चलती है उनके साथ, उसको खत्म करना चाहिए। आरक्षी और खाकी की हमारी को इज्जत करना हमारा पहला। बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत धन्यवाद नवल जी। आपको क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं नवल जी? हेलो, क्या नवल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का सिपाही कम कर लेना चाहिए। बताइए तो जनरल आदमी के मारे जा रहा, हमने के सिपाही कदुआ करे वो अधिकारी जो मालिक सर, तभी लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र ज्यादा होगी ना। मालिक बन गया है नहीं लगभग भाई, हमारे नेताजी की सेवा में आरक्षी लगे रहेंगे तो जनता तो देख ही रहे कहां पे त्रस्त है। हेलो संजय जी, तो जब नेता के सेवा में नहीं लगेंगे तो देश चलाएगा कौन? जनता की सेवा करनी है आपको, आपकी सेवा करने के लिए नहीं है। देने वाले लोग सुरक्षित। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद रामविलास जी आपका, बहुत धन्यवाद ललन सिंह जी आपका। मुश्किलें कहीं हैं, मुश्किलें कहीं और नहीं है, मुश्किलें हमारी सोच में है। और जब तक ये सोच में मुश्किल रहेगी ना, तब तक कभी भी सुशासन को हम सही ढंग से चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। सुशासन है क्या, ये सवाल जब उठने लगे मन में और जब दिखने लगे बिहार में ये वर्तमान, तो वाकई समझ जाइए कि अलार्मिंग सिचुएशन है। सरकार को न सिर्फ बोलना है, न समीक्षा करनी है, सरकार को अब एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा। नमस्कार।